गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत क्लास 12th के विद्यार्थी, जो कल आप लोगों को हम लेसन पढ़ा रहे थे समकालीन भारत की राजनीति की चुनौतियां, उसमें आपका सेकंड लेसन चल रहा था और उस सेकंड लेसन में आपको बताया गया था, मतलब दूसरा लेसन, एक दल के प्रभुत्व का दौर। आपको बताया गया कि जैसे कहते हैं दादागिरी, जानते हैं ना आप लोग, कहते हैं कि विश्व में जो विश्व राजनीति है उसमें हम कहते हैं कि अमेरिका की दादागिरी चल रही है, लेकिन आज कहते हैं कि चीन के सामने अमेरिका की दादागिरी क्या है, मतलब फेडेड दिख रही, मुरझाती हुई दिख रही। ठीक है, क्यों? क्योंकि चीन भी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उसके सामने उभर करके आया। इसके पहले बताया गया था आपको, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब पूरे विश्व रंगमंच पर दो महाशक्तियां उभर करके सामने आई, एक तरफ अमेरिका और एक तरफ यूएसएसआर, मतलब पूर्व सोवियत संघ। तो हम देखते हैं वहां भी एक टकराहट उत्पन्न हुई और दोनों शक्तियों के बीच अब वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के कोल्ड वार चला, मतलब शीत युद्ध चला। और जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, मतलब पूर्व सोवियत संघ विघटित होकर के एक रूस राष्ट्र बना और उसके साथ कई छोटे छोटे राष्ट्र उससे स्वतंत्र हो गए, तो रूस क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो वहां से अमेरिका की दादागिरी प्रारंभ होती है। और वही कह सकते हैं कि जब स्वतंत्र, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो भारत में एक राजनीतिक पार्टी मुख्य रूप से थी और वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यद्यपि कहा गया स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विघटन कर दिया गया। हम कह सकते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारी स्वतंत्रता से पूर्व थी, वो आगे चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं की, बल्कि आगे आपकी एक कांग्रेस पार्टी बनी। अब समझ में आया? अब हम कह सकते हैं क्योंकि उस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमको स्वतंत्रता मिली थी। तो महात्मा गांधी का जो सिद्धांत था, जो उनका दर्शन था, उसे संविधान में जगह मिलनी थी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस को मतलब समाप्त कर दिया जाएगा, देश में मतलब कोई राजनीतिक पार्टी नहीं रहेगी। तो इसका मतलब इसीलिए गांधी जी को राजनीतिक अराजकतावादी भी कहा जाता है। आप लोगों को बताया गया सारी चीजें। तो जब आम चुनाव हुआ तो गांधी जी को देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी चाहिए थी, लेकिन गांधी जी वास्तव में सत्ता से उनका कोई मतलब नहीं था। इसलिए उन्होंने जैसे अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त कर दिया, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो वैसे नेहरू भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी ही थे, उनका भी देश की जनता के बीच में बड़ा सम्मान था। इसलिए जब प्रारंभिक चुनाव भारत में प्रारंभ हुए, जिसे हम कहते हैं कि देश में आम चुनाव प्रारंभ होना, तो आम चुनाव हमारा 51 और 52 में चला था। मतलब प्रथम आम चुनाव आप लोगों को बताए भी थे, अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था और फरवरी में क्या हुआ था, पूरा हुआ था। तो आज एक क्वेश्चन हम आप लोगों को ले रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट भी करिएगा। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, समझाइए। अब कह दिए मील का पत्थर, मतलब पूरी दुनिया के लिए लोकतंत्र के इतिहास में। ध्यान दीजिएगा, एक इतना बड़ा राष्ट्र जहां पर जिसका लोग मजाक उड़ा रहे थे कि जहां की अधिकांश जनता निरक्षर है, जिसको चुनाव का मतलब ही नहीं पता है, मत देने का मतलब ही नहीं पता है, वहां इतने बड़े राष्ट्र में किस तरीके से चुनाव कराया जा सकता है। लेकिन अब आपको यह भी पता है, भारत के जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम आप लोगों को पता है? नहीं पता है? शिवकुमार सेन थे। ध्यान दीजिएगा, उनको ये जिम्मेदारी मिली कि देश में वो क्या करें, मतलब निर्भीक चुनाव कराएं जिसमें जनता की मैक्सिमम भागीदारी हो। तो इसके लिए निर्वाचन मतलब जैसे मतदाता सूची तैयार करना, फिर समय पर निर्वाचन करवाना, जनता को वोट देने के लिए जागरूक करना, ये सारा काम किसका हुआ? निर्वाचन आयोग का। तो उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण कार्य को लिया और उसे समय से संपन्न कराया। तो कैसे यह मील का पत्थर साबित हुआ, इसको आप लोग पढ़ें और जानें। आपको अच्छी तरीके से एनालिटिक आंसर, मतलब एनालिटिकल आंसर लिखना है, जिससे आपको अच्छा नंबर मिले। देखिए लिखा, पहले आम चुनावों को 2 बार स्थगित करना पड़ा और अंत में अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चुनाव हुए।
अब कह दिया गया इसके पहले स्थगित क्यों करना पड़ा। हम कहे कि 1947 में देश हमारा 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। 26 नवंबर 1949 को पार्शियल जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारे देश में लागू हो गया और 26 जनवरी 1950 को हम पूर्ण रूप से गणतंत्र हो गए। लेकिन चुनाव होने में इतना समय लगा, वो परिस्थितियां ऐसी थी, मतलब देश चूंकि तुरंत स्वतंत्र हुआ था, ऐसी सारी परिस्थितियां थी, इस कारण ऐसा हुआ था। चलिए ठीक, लिखा गया इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है। देखिए 2151 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन हम क्या कहते हैं इसको, 52 में ही कहते हैं, क्योंकि देश अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही हुए। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने लगे। चुनाव में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। लोगों ने इन चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक ने मतदान के दिन अपना वोट डाला। चुनावों के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। सार्वभौम मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। सार्वभौम मताधिकार आपको बताया गया था, इसमें जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसमें प्रारंभ में जो मतदान करने वाले लोगों की योग्यता निर्धारित की गई थी वो क्या थी, 21 वर्ष। बाद में उसे राजीव गांधी जो हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, कल आप लोगों को बताए थे, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस उम्र को घटा करके 52वें संविधान संशोधन द्वारा कितना कर दिया, 18 वर्ष। तो इसी को हम सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहते हैं। मतलब इसमें जात, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं है और सबके मत का मूल्य क्या है, एक। क्लियर। अब हो गया, इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों में उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया जो सार्वभौम मताधिकार की इस शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। साथ ही इस चुनाव की सफलता से देश से बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, यह बात हर तरह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बाखूबी अंजाम दिया। इस तरह 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। यह बात साबित हो गई है कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करिएगा और इसका आंसर अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा। जो फैक्ट और तथ्य हमने बताए उसको भी आप लोग इसमें इंक्लूड करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।